नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार राजकीय प्राथमिक पाठशाला जल्लोपुर से। हम पढ़ रहे हैं गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट। गणित को जो आपके सेट के एग्जाम के लिए भी और नवोदय के एग्जाम पेपर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही आसान तरीके से गणित को हम पढ़ रहे हैं, कैसे जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, जैसे हम इंग्लिश करते हैं। प्यारे बच्चों देखो, प्रश्न नंबर 1, रामू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से कर दिए। सब्जी का खेत है उसका, तो उसने ये उसका सब्जी का खेत है, ठीक है। उसने कितने हिस्से कर दिए? 9 बराबर। यहां आप समझ सकते हैं यहां भी कि 9 हिस्से उसने कर रखे हैं, ठीक है। 9 हिस्से कर दिए तो उसने देखो आलू यहां बोए हैं और यहां 2 जगह उसने आलू बोए हैं। तो हमें यह बताना है कितने हिस्सों में वह आलू गा रहा है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसका भिन्न कैसे बनाएंगे, उसका फ्रिक्शन कैसे बनाएंगे। तो कुल हिस्से किए हैं 9 और आलू कितने में बोए हैं? 2 में। तो क्या होगा है हमारा 2/9, ठीक है। तो ख आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 में पूछा वृत्त का कितना भाग छायांकित है। एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है। जो वृत्त दे रखा है इसमें इन्होंने हिस्से कर लिए, आधा कर लिया, फिर 4 हिस्से कर लिए, फिर 6 हिस्से कर लिए, फिर 8 हिस्से कर लिए, ठीक है। 8 हिस्से आपस में बराबर है। कुल हिस्से कितने कर लिए? 8। और 8 का ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा, क्योंकि ये बराबर है ना, इसलिए ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है। 8 में से ये भी एक 8 1/8। ये सारे 1/1/8 है, क्योंकि 1/8 1/8 है, क्योंकि सारे बराबर है, इसलिए ये हम इसको 1/8 लिखेंगे। अब देखो इसका इन्होंने ये ग्रीन ये ग्रीन ये ग्रीन कितने हिस्से? एक ये एक ये एक ये 3 हिस्से हम इसके ग्रीन हो गए। तो वृत्त का कितना भाग छायांकित होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे? कुल 8 और छाया है 3/8 इसको लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आसान है ना, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही समझने में बड़ा मजा आ रहा है। प्रश्न नंबर 3, कितने 10 पैसे 1 रुपया बनाएंगे। अब 10 पैसे मिलके कितना 1 रुपया बनेगा? बहुत ही आसान है। मम्मी पापा पैसे देते हैं, हम सामान लेके आते हैं, तो 10 पैसे 10 पैसे 10 पैसे 10 पैसे, कितने 10 पैसे जोड़ेंगे कि हमारा 1 रुपया बन जाए। 1 रुपया बनाने के लिए हमें कितने चाहिए? 100 पैसे, 100 पैसे, 100 पैसे चाहिए, 100 पैसे चाहिए, तब जाके हमारा 1 रुपया बन जाएगा। तो अगर हम वैसे कलेक्ट करें पापा से 10 10 10 10 10 10 करके, तो हमें 10 के 10 चाहिए। 10 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 100 पैसे बनाने हैं ना हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे? इनको जोड़ के देखो, यह बनेंगे 100 पैसे। 100 पैसे से 1 रुपया बन जाएगा। तो हमें कितने चाहिए? 10। आसान, बिल्कुल आसान। अगला प्रश्न और भी आसान। एक वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है। इसको 8 बराबर भाग, 2 भाग बराबर, 4 भाग, 6 भाग और 8 बराबर भागों में बांट दिया। इसके 2/8 भाग में लाल कितने? ये भी 1/8 है, ये भी एक हिस्सा है 8 का, ये भी एक हिस्सा है 8 भाग में से ये भी एक हिस्सा है 1/8 है, ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है और ये भी 1/8 है। अब इसके 2 में से 2 भाग में, 8 के 2 भाग में कितना कर दिया? लाल, ठीक है। 1 भाग 2 भाग, 2 भाग में हो गया लाल, ठीक है। और 3 भाग में पीला, 1 2 3 भाग में हमने कर दिया पीला, और शेष भाग में हरा रंग। बाकी में हरा कर दिया। और ये जो 3 बच गए इनमें हम पीला समझ लेते हैं कि इनमें पीला रंग कर दिया, ठीक है। बताओ वृत्त के कितने भाग में हरा रंग भरा गया है। हरा रंग कितने भाग में भरा गया? 1 2 3 3 भाग में भरा गया। कितने में से? 8 में है। 8 में 3 में हरा रंग भरा गया है, तो 3/8 3/8। तो ये हो गया हमारा उत्तर। आसान है, समझने में मजा आया, ठीक है। थैंक यू। प्रश्न नंबर 1, दी गई संख्या 1 2 5 10 25 50 किसी संख्या के गुणनखंड है, वह संख्या है। अब हमें इनका गुणनखंड देखना है। इन सब संख्याओं का गुणनखंड क्या है? एक संख्या इनमें से इनकी गुणनखंड है 30 25 50 या 60। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 2 5 10 25 और 50, ठीक है। यही संख्या हम इनके लिख लेंगे। इसको फर्स्ट संख्या को लास्ट से मल्टीपल करते हैं, सेकंड को लास्ट सेकंड से, थर्ड को लास्ट थर्ड से, ठीक है। इनको मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो 50 को 1 से करेंगे, 50 गुना 1 क्या बन गया? 50। 2 को 25 से कर लो, चाहे 2 को 25 से क्या आएगा? ये भी 25 दूनी 50 हो गया। उसके बाद 5 को 10 से, ये भी क्या आ गया हमारा? 50, ठीक है। तो क्या आया? वह संख्या कौन सी आई?
50 50 50 क्या संख्या बन गई? 50। 50 जो है वो इन सबका गुणनखंड है, वह संख्या जो है वह 50 है जो इन सबका गुणनखंड है। आसान तरीके से ऐसी कोई भी आए ना तो उनको ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को लास्ट सेकंड से, थर्ड को लास्ट थर्ड से, ठीक है। इस तरीके से हम इस सम को करेंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी संख्या जो है 7 का गुणज है? गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। 7 का गुणज कौन सी होगी? अरे मल्टीपल निकालना है, बहुत आसान है। 7 की टेबल किस किस बच्चे को आती है? 7 की टेबल लिख लेंगे, उसी से पता चल जाएगा। 7 14 21, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। 7 की टेबल लिख ली। अब यही इसके मल्टीपल होते हैं, ठीक है। देखो क्या मल्टीपल है इनमें से हमें मिल गया 42। 42 है ना, ये 7 का मल्टीपल है, ये गैर नंबर का है। तो गुणज निकालना, मल्टीपल निकालना, उसका पहाड़ा कभी खत्म ही नहीं होता, चलता रहता है। 10 से आगे, फिर आगे 20। तो 7 का गुणज क्या हुआ हमारा? 42। अब अगला सम करेंगे। 3, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा मल्टीपल, किसी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल। 2 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा? 2 की टेबल बताओ। 2 से शुरू होगा, 3 का 3 से स्टार्ट होगा, 4 का 4 से स्टार्ट होगा, 5 का 5 से स्टार्ट होगा। सबसे छोटा तो वही होगा ना। हाँ, तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा जो मल्टीपल है गुणज, मल्टीपल को ही गुणज कहते हैं, गुणज को ही मल्टीपल कहते हैं, कोई बच्चा कंफ्यूजन में ना आए, ठीक है। तो सबसे छोटा मल्टीपल किसी संख्या का वह संख्या 7 होगी जो वो है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी संख्या जो 11 का सबसे छोटा गुणज है? अब 11 का मल्टीपल कौन सा है जो सबसे छोटा हो? ठीक है, किन में से? 1 में से, 11 में से, 22 में से, 33 में से। वो क्या होगा? 11 की टेबल, 11 का पहाड़ा कहां से स्टार्ट हो रहा है? 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। तो 11 सबसे छोटा तो 11 खुद ही आया ना। हाँ, तो 11 का सबसे छोटा गुणज 11 ही होगा, क्योंकि 11 से स्टार्ट होता है। 6 और 8 का सबसे छोटा साझा गुणज क्या होगा? निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 6 का और 8 का टेबल लिख लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहां 6 की टेबल लिख ली, यहां मैंने 8 की टेबल लिख ली। अब इनमें देखेंगे कौन सा इसका मल्टीपल है जो इनका साझा भी है और सबसे छोटा भी है। देखो 6 का 12 से 24 है और 8 में भी 24 आया हुआ है। ये सबसे देखो साझा भी है और सबसे छोटा भी है, ठीक है। इसके आगे साझे तो और भी आ जाएंगे, लेकिन वो आगे होंगे। सबसे छोटा पूछा है तो वो क्या होगा हमारा? 24। 6 की टेबल में 6 के मल्टीपल में 24 आता है सबसे पहले। 8 में भी जो 24 है वो दोनों का साझा है, कॉमन है, ठीक है बच्चों। है ना आसान, मजेदार। 9 और 36 के साझे गुणनखंड क्या होंगे? 9 के और 36 के। तो 9 के गुणनखंड क्या होंगे? जो 9 को पूरा पूरा भाग दे दे। एक तो एक उसके बाद 3, उसके बाद 9 खुद होगा। 1 3 और 9। और 36 के क्या हो गए? एक तो 1 होगा, 36 का एक तो 1 होगा, 1 3 होगा, 1 क्या 4 होगा, 1 3 4 6 और 9 12 होगा। उसके बाद क्या उसको पूरा पूरा भाग करे वो उसका गुणनखंड भी होती है, ठीक है। तो 9 के गुणनखंड हो गए 1 3 9। 36 के 1 3 4 6 9 12 और 36। और तो साझा गुणनखंड के साझे गुणनखंड तो एक तो 1 हो गया, एक तो साझा है ही। उसके बाद एक 3 हो गया, 3 भी साझा है। और उसके बाद एक 9 हो गया, 9 भी साझा है। और नहीं है, इसके इतनी हो गई तो इसका होगा 139, ठीक है। आसान है। उसके बाद अगला देखते हैं, किस संख्या का सबसे बड़ा गुणज होगा? किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज, 2 का सबसे बड़ा गुणज, 2 से लेके चलते हैं। 2 का सबसे बड़ा गुणज, अरे किसी संख्या का छोटा गुणज तो हम वो खुद संख्या खुद ही होती है, लेकिन बड़ा गुणज है वो डिफाइन नहीं कर सकते, वो तो बड़ा बड़ा चलता जाएगा। तो इसका क्या होगा? परिभाषित नहीं है। उसके बाद अगला देखते हैं, 3 और 5 का छोटा साझा गुणज क्या है? अब 3 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज निकालना है तो हम वही काम करेंगे। 3 का और 5 का टेबल, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 20, ठीक है। हम इनके मल्टीपल लिख लेते हैं 3 के और 6 के, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे साझा और सबसे छोटा भी होना चाहिए। तो क्या आता है? 3 की टेबल में 15 है देखो, और 5 की टेबल में भी 15 है। 5 का मल्टीपल 15 है, 3 का 15 है। तो क्या होगा? 15 जो मल्टीपल है वो हमारा साझा गुणज होगा जो सबसे छोटा होगा। अगला सम देखते हैं, वह 9 का वह गुणज जो 50 और 60 के बीच में आता है। तो 9 का मल्टीपल निकाल लेते हैं। 9 यहां तक लिखा, 9 की टेबल मैंने यहां तक लिखी है। तो अब देखो 50 और 60 के बीच में क्या है? 50 और 60 के बीच में 54 है। तो क्या हुआ? 54 है। 50 60 के बीच में क्या है? 54। तो 54 गैर नंबर पे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद निम्न में से कौन सी संख्या 60 का एक गुणनखंड नहीं है? कौन सी संख्या है जो 60 का गुणनखंड नहीं है? जो मतलब 60 को गुणनखंड वो होते हैं जो उसको पूरा पूरा भाग भी दे देते हैं। तो 60 को 5 से भाग कर सकते हैं, हो जाएगा 10 से, हो जाएगा 12 से, हो जाएगा
लेकिन 14 से ये भाग नहीं होगा। 14 की टेबल 60 को पूरा डिवाइड नहीं कर सकती, तो उसका गुणनखंड नहीं है। निम्न में से कौन सा जो 15 का एक मल्टीपल है? 15 का मल्टीपल 15 की टेबल में क्या क्या आता है? 70, 80, 100, 90, ठीक है। 15 6 90, 15 6 90, तो 90 इसका एक गुणज है। नमस्कार दोस्तों व मेरे प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार राजकीय प्राथमिक पाठशाला जल्लोपुर से। इनके वो टॉपिक हम कर रहे हैं जो आपके सेट के एग्जाम में भी आने हैं और नवोदय के एग्जाम में भी इन क्वेश्चनों की बहुत जरूरत होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम आपको सिखा रहे हैं, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, उसी तरीके से गणित सीख रहे हैं। मुश्किल लगने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही आसान भाषा में। हमारा प्रश्न देखिए, सवाल देखिए क्या है, और इसको आपको समझने में बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, अंग्रेजी के किस अक्षर को सममित रेखा के द्वारा दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता? किसी प्रश्न को करने से पहले हमें ध्यान होना चाहिए प्रश्न की लैंग्वेज क्या है, प्रश्न में पूछा क्या गया है, वो हमें ध्यान से पढ़ना होता है, तभी हम उत्तर को सही कर पाएंगे, हमें सही से समझ आएगा। आप देखो, एक लाइन से हमें काटना अक्षरों को दो बराबर भागों में, और कौन सा अक्षर है जो बराबर नहीं बांटा जा सकता? देखो एच है, एच को हम ऐसे काट सकते हैं या ऐसे काटते हैं, किसी तरीके से काटो वो बराबर हिस्सों में कट जाएगा। उसके बाद टी, देखो टी को ऐसे काट सकते तो बराबर हिस्सों में दोनों हिस्से बराबर कटेंगे। ठीक है, ई को अगर हम बीच में से काटेंगे तो दोनों साइड से बराबर ही होगा। उसके बाद जी, देखो जी को हम ऐसे काटेंगे तो भी बराबर नहीं कटेगा, ऐसे काटेंगे तो भी वो बराबर नहीं कटेगा। तो क्या होगा? जी है वो जो दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। हेमा ने अपना दायां हाथ उठाया, आईने में उसका कौन सा हाथ उठेगा? आईने में जो हाथ उठेगा वो बिल्कुल विपरीत उठेगा। जब आपके सर आपको क्लास में कहते हैं अपना हाथ उठाओ, ये वाला हाथ उठाओ, तो आप कौन सा उठाते हो? इस साइड वाला, दाएं से बायां। तो शीशे में बिल्कुल विपरीत दिखता है, उल्टा दिखता है, तो जो हम उठाएंगे शीशे में हमारा वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो उसने दायां उठाया है तो शीशे में उसको बायां हाथ दिखेगा। अंग्रेजी के वर्णमाला का कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर वैसा नहीं दिखेगा? एच है। कोई चीज हमारे पास, अब ये चीज है, देखो पेन है, इसको मैं आधा घुमाता हूं, आधा घुमाने से चोंच नीचे आ गई। अगर इसको मैं पूरा घुमा देता हूं तो वापस वो उसी शेप में आ जाता है। लेकिन अब हमें अंग्रेजी के अल्फाबेट को कितना घुमाना है? आधा घुमाना है, सिर्फ हाफ करना है। ठीक है, तो एच को अगर हम सीधे ऊपर भी दो लाइनें नीचे भी दो लाइनें आधा घुमाएंगे तो भी ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा। आई को भी हम कैसा ही कितना घुमा ले ऐसे ही दिखेगी। एक्स को भी हम कैसा ही घुमा ले ये एक्स की तरह रहेगा। लेकिन पी को हम आधा घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? पी जो अक्षर है वो आधा घुमाने पर वैसा नहीं दिख पाएगा। आपको सभी अक्षरों की पहचान होनी चाहिए इस तरीके से। अब देखो, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है अंग्रेजी के अक्षर एक्स में कितनी सममित रेखाएं हैं? सममित रेखाएं एक्स में कितनी है? एक ऐसे है, एक ऐसे है। कितनी रेखाएं हैं? 2। ठीक है, और उसके बाद अंग्रेजी के कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही नहीं पढ़ा जाएगा? आधा घुमाने पर। ठीक है, जूम है। जूम को क्या करेंगे? ऐसे घुमाएंगे, एम इधर आ जाएगा, एम ओ ये बन जाएगा। माओ है, माओ को घुमाएंगे तो ये, इसको आधा घुमाएंगे तो भी ये ऐसा ही दिखेगा। इसको एस डब्ल्यू आई एम एस, इसको आधा घुमाएंगे तो भी ये ऐसा ही दिखेगा। नून को भी हम आधा घुमाएंगे तो ऐसा ही दिखेगा। लेकिन ये जो कै है इसमें ये अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें एम और जेड अपनी जगह बदल लेंगे। एम की जेड की जगह एम आ जाएगा, एम की जगह जेड चला जाएगा। तो सिर्फ ये अक्षर है, ये इनको चेंज करते ही ये सेम नहीं पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए बच्चों धन्यवाद, इतने प्रश्न थे, उसके बाद हम अगली क्लास में और पढ़ेंगे। धन्यवाद।